इकोनॉमी टुडे। मैं हूं अजय मिश्र। कारोबार जगत की तमाम खबरों पर रहती हमारी नजर। मैं हूं अजय मिश्र। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइंस पर। दीपावली के दिन बाजारों में दिखा वोकल फॉर लोकल का जलवा। पूरे देश में 3.5 लाख करोड़ के जबरदस्त कारोबार का अनुमान। चीन के उत्पादों की मांग में अभूतपूर्व गिरावट। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 13 से 16 जनवरी तक अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के दौरे पर। सोमवार से शुरू हो रहे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की बैठक में लेंगे हिस्सा। अक्टूबर माह के लिए रिटेल महंगाई दर के आंकड़े आज होंगे जारी। रॉयटर्स पोल के मुताबिक 4 महीने के निचले स्तर 4.8% पर आ सकती है रिटेल महंगाई दर के आंकड़े। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन एशियाई बाजारों में मिला जुला कारोबार। सेंसेक्स और निफ्टी आज गिरावट के साथ खुले। मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान संवत 2080 की शानदार शुरुआत। बाजारों में आधी फीसदी की बढ़त दिखाई दी। ये टॉप लाइन्स आपकी स्क्रीन पर। कैसा रहा दीपावली का कारोबार आपको बताएंगे और हमें उम्मीद है कि आपकी दीपावली भी ज़बरदस्त और शानदार रही होगी, रोशनी से भरी रही होगी। और दीपावली के त्यौहार पर वोकल फॉर लोकल कैंपेन का ज़बरदस्त असर दिखाई दिया। माना जा रहा है कि पूरे देश में 3.5 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। आपको बताएं कि धनतेरस के दिन से ही खरीदारी की सिलसिले जो शुरुआत है वो हो चुकी थी, जो कल देर रात तक चलती रही। सोने चांदी की बिक्री में माना जा रहा है कि करीब 20% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से इस दिवाली वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने का आह्वान किया था और उन्होंने स्थानीय स्तर पर निर्मित उत्पाद खरीदने और उस उत्पाद या फिर निर्माता के साथ एक सेल्फी नमो ऐप पर साझा करने का भी आह्वान किया था। स्वच्छ दीपावली, शुभ दीपावली, इस थीम के साथ देश भर में दिवाली का पर्व धूमधाम से मनाया गया। देश का कोना कोना रोशनियों से जगमगाया और दिवाली पर वोकल फॉर लोकल का संदेश घर घर गुंजा। और इस बात माना जा रहा है कि जो चीन से पहले एक्सपोर्टेड आइटम्स का इस्तेमाल किया जाता था, अब उसमें भारी कमी देखने को मिली है और लोग स्थानीय उत्पादों पर जमकर भरोसा कर रहे हैं। देश के तमाम हिस्सों में दिवाली का जबरदस्त उत्साह है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवाली एक बार फिर से जवानों के बीच गुजरी। पीएम मोदी ने सीमा के पास तैनात सुरक्षा कर्मियों के साथ दिवाली मनाने के बाद उनको संबोधित किया और स्पष्ट तौर पर यह संदेश दिया कि भारत तेजी से रक्षा क्षेत्र में एक बड़े वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है और सुरक्षा बलों की क्षमताएं लगातार बढ़ रही हैं। साथ ही हमारा डिफेंस एक्सपो 8 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। भारत ने यह भी तय किया है कि 200 से ज्यादा साजो सामान और उपकरण अब देश के भीतर ही खरीदे जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत का यही तो संकल्प है। अगले कुछ महीनों में इसमें और सामान जुड़ने वाले हैं। देश को आत्मनिर्भर बनाने वाली ये पॉजिटिव लिस्ट और लंबी हो जाएगी। इससे देश का डिफेंस सेक्टर मजबूत होगा। नए नए हथियारों उपकरणों के निर्माण के लिए निवेश बढ़ेगा। तो ये वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की दोनों खबरें हमने आपको जोड़कर इसलिए दिखाई कि सोचिए अगर 3.5 लाख करोड़ रुपए का कारोबार चीन या फिर दूसरे देशों के उत्पाद जो मैन्युफैक्चरर उनके पास जाता तो कितना बड़ा नुकसान होता हमारी इकॉनमी का। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर भारत आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। एक और बड़ी खबर, उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 13 से 14 नवंबर 2023 को तीसरी इन पर्सन यानी व्यक्तिगत IPEF मंत्री स्तरीय बैठक में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क या IPEF 14 देशों का एक समूह है जिसे 23 मई को टोक्यो में अमेरिका और हिंद प्रशांत क्षेत्र के दूसरे भागीदार देशों के साथ मिलकर के संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। इस समूह के सदस्य देशों की वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में करीब 40% की हिस्सेदारी है और ये वैश्विक वस्तुओं और सेवाओं के कारोबार में 28% की हिस्सेदारी रखते हैं। भारत, अमेरिका के अलावा इस समूह में ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। ध्यान देने वाली बात है कि इस पूरी लिस्ट में चीन का नाम नहीं है, इसलिए ये फोरम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है भारत के लिहाज से, जहां अमेरिका के साथ वो मिलकर के इस पूरे क्षेत्र में कारोबार संबंधों पर, सुरक्षा संबंधों पर बातचीत करेगा। और पीयूष गोयल साहब इस दौरान अमेरिकी वाणिज्य सचिव
जीना रायमोंडो, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई और दूसरे IPF भागीदार देशों के मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। ये बैठकें व्यापार बाधाओं को दूर करने, निवेश को बढ़ावा देने और प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी। इस मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय कारोबारी गतिविधियों को और प्रोत्साहन देने के प्रयासों पर भी चर्चा की जाएगी। अमेरिकी यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सिलिकॉन वैली में टेक्नोलॉजी, उद्यमशीलता और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े दिग्गजों के साथ मुलाकात करेंगे। इस दौरान वो भारत में निवेश के इच्छुक सेमीकंडक्टर, टेक्नोलॉजी और फिनटेक कंपनियों के प्रस्तावों पर भी बात करेंगे। पीयूष गोयल दोनों देशों के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग बढ़ाने के लिए अमेरिका के प्रमुख कारोबारियों, शिक्षाविदों, अधिकारियों और उद्योग जगत के प्रमुख लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। साथ ही एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जो कि 15 से 16 नवंबर के बीच आयोजित किया जा रहा है। और आपको बताएं कि पूरी दुनिया की निगाहें होंगी इसी बैठक पर, जिस बैठक का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसमें पीयूष गोयल साहब हिस्सा ले रहे हैं। और बुधवार को अमेरिका और चीन के राष्ट्राध्यक्ष भी आमने सामने होंगे। देखना होगा कि दोनों के बीच क्या बातचीत होती है। चीन को इस फोरम से अलग रखा गया है, लेकिन उनको न्योता जरूर दिया गया है। वो भी सैन फ्रांसिस्को में होंगे चीन के राष्ट्रपति। आज अक्टूबर माह के रिटेल महंगाई के आंकड़े जारी होंगे। रॉयटर्स पोल के मुताबिक भारत की रिटेल महंगाई दर अक्टूबर में 4 महीने के निचले स्तर 4.8% पर आ सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक के 4% की मध्यम अवधि के लक्ष्य के अनुरूप भारत की उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति की जो रफ्तार है, अक्टूबर में 4 महीने के निचले स्तर 4.8 तक 8% पर आ सकती है। रॉयटर्स पोल सर्वेक्षण के मुताबिक जुलाई और अगस्त में खाद्य पदार्थों की अस्थिर कीमतों की बढ़ोतरी के बाद शायद ये कमी आ सकती है। और अब देख लेते हैं बाजारों में कैसी शुरुआत हुई है। कल हमने देखा मुहूर्त ट्रेडिंग में शानदार तेजी के बाद आज जो बाजार हैं 17 अंकों की बढ़त के साथ गिफ्ट निफ्टी का जो संकेत था वो सकारात्मक था, लेकिन बाजारों की शुरुआत नेगेटिव यानी नकारात्मक शुरुआत हुई है। जिस तरह से देखते हैं बाजार खुले हैं आज, सेंसेक्स और निफ्टी पर निगाह डालते हैं। सेंसेक्स की ओपनिंग नेगेटिव बायस के साथ और निफ्टी भी ओपन हुआ है नेगेटिव 267 अंकों की गिरावट के साथ 64,991 के स्तर पर सेंसेक्स नजर आया। और कुछ ऐसा ही रुख हमें निफ्टी के भी मोर्चे पर दिखाई दिया। इस वक्त निफ्टी हम बात करें तो 76 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। शुरुआत में 68 अंकों की गिरावट दिखाई दी थी, 19,457 का स्तर दिखाई दिया था। जिन इंडेक्स में इस वक्त गिरावट का माहौल है उसमें IT और ऑटो के साथ साथ कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स FMCG भी शामिल हैं। जहां पर इस वक्त खरीदारी का माहौल है, आपको बता देते हैं टॉप गेनर्स आज के इंडेक्स में आयशर मोटर्स, हिंडाल्को, अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स और HDFC लाइफ करीब 0.09% से लेकर के 1.64% की बढ़त के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। जहां पर गिरावट है वो भी आपको बता देते हैं। ONGC में 1.2% की गिरावट, SBI लाइफ इंश्योरेंस, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्शन में गिरावट इस वक्त दिखाई दी। हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी .5% गिरावट, टाटा मोटर्स .5% नीचे कारोबार कर रहा है। सिप्ला 1237 का स्तर, UPL में भी करीब .5% की गिरावट और इन्फोसिस भी इस वक्त नीचे कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह से जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो बिहेव कर रहे हैं आपको बताएं। ये डाउ जोन्स फ्यूचर्स के आंकड़े 394 अंक ऊपर, S&P 500 68 अंक ऊपर और नैस्डैक 274 अंक ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आया। यूरोपीय बाजारों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर बीते शुक्रवार को कैसा कारोबार रहा। एक राउंड अप आपके लिए, 95 अंक नीचे लंदन के बाजार, फ्रांस के बाजार में 68 अंकों की गिरावट और जर्मनी के बाजार में 118 अंकों की गिरावट। ये शुक्रवार के बंदी के आंकड़े इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। एशियाई बाजारों में आज सुबह कारोबार में मिला जुला रुख देखने को मिला। जापान में बढ़त है, हैंगसेंग भी 93 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। कॉस्पी में फ्लैट कारोबार 2408 और हमने बताया कि भारतीय जो इंडाइसेस हैं सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही नेगेटिव बायस के साथ खुले हैं। क्रूड ऑयल के दाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। हमने देखा था कि बीते 3 हफ्तों से लगातार वहाँ पर गिरावट देखी जा रही है। 80-81 के बीच में जो ब्रेंट क्रूड है उसका भाव बना हुआ है और अक्टूबर के महीने में देखें तो करीब 10% की गिरावट कच्चे तेल के दाम में दिखाई दी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारा आज का फोकस इंडियन इकोनॉमी, उसका फंडामेंटल्स कितने मजबूत हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
क्या लगता है तुम लोगों को कि हम बस इतने से हथियारों से अंग्रेजों का मुकाबला कर लेंगे? सर, ये इंडियंस को लगता है कि ये बहुत स्मार्ट हैं। ये हमारे ब्रिटिश किंगडम को उखाड़ के फेंकने का प्लान बना रहे हैं। ये रही आपकी योजना रामप्रसाद जी। हम इन पैसों का करेंगे क्या? अधिक से अधिक हथियार खरीदेंगे। जज साहब, मैं ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वनाश चाहता हूँ और इस देश में स्वराज्य लाना चाहता हूँ। वंदे मातरम! वंदे मातरम! स्वराज में देखिए क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल की महान गाथा। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और अब बात करते हैं आज के फोकस की। तो आज के फोकस में हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की। तमाम रिपोर्ट्स में लगातार भारत के सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था के होने का दावा किया जा रहा है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और कई रेटिंग एजेंसियों ने हाल ही में भारत की जो ग्रोथ रेट है उसका अनुमान को बढ़ावा दिया है। और अभी हाल ही में बार्कलेज की एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें वैश्विक वित्तीय सेवा प्रदान करने वाली कंपनी बार्कलेज ने अपनी रिपोर्ट में भविष्य के लिए भारत की एक सुनहरी तस्वीर पेश की है। रिपोर्ट की माने तो कहा गया है कि वैश्विक विकास में भारत का योगदान ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या कुछ है खास इस रिपोर्ट में, पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों के पास चलेंगे खास चर्चा के लिए। एक मजबूत और भरोसेमंद भारतीय अर्थव्यवस्था की धाक वैश्विक मंच पर एक बार फिर से देखने को मिली है। वैश्विक वित्तीय सेवा प्रदान करने वाली कंपनी बार्कलेज की हाल ही में आई रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक की गई है कि भारत की अर्थव्यवस्था न सिर्फ कोविड के बाद केंद्रित हुई है बल्कि आने वाले 5 वर्षों में सबसे तेज गति से प्रगति करने वाली अर्थव्यवस्था भी बनी रहने वाली है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वैश्विक विकास में भारत का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। रिपोर्ट की कुछ अहम बातों पर ध्यान दें तो इंडियाज ब्रेकआउट मोमेंट के नाम से छपी इस रिपोर्ट में कुल 8 बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पहली, एनहांस्ड मैक्रो स्टेबिलिटी शीर्षक के तहत इस बात को रेखांकित किया गया है कि वैश्विक संकटों के बीच भारत की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ वर्षों में एक व्यापक स्थिरता के साथ उभरी है। दूसरी, पॉलिसी फोकस पोस्ट कोविड शीर्षक के तहत इस बात को रेखांकित किया गया है कि कोविड के बाद की अर्थनीति में राजकोषीय स्थिति का प्रबंधन कर और उचित मौद्रिक सख्ती अपनाकर विकास की जगह आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता दी गई है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी शीर्षक के तहत रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत आने वाले 5 वर्षों में 6 से 6.5% की ग्रोथ के साथ सबसे तेज गति से प्रगति करने वाली अर्थव्यवस्था बनी रहने वाली है। इलेक्शंस शिफ्ट ट्रैजेक्टरी शीर्षक के तहत रिपोर्ट में इस बात का विश्वास जताया गया है कि आम चुनाव 2024 के बाद स्थिरता से समझौता किए बिना आर्थिक नीति को विकास के तीव्र पथ पर ले जाना है। क्लोजिंग गैप विद चाइना शीर्षक के तहत रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले 5 वर्षों में अगर भारत की विकास दर 8% के आसपास रहती है तो भारत वैश्विक विकास में अपना योगदान देने वाला चीन के साथ एक महत्वपूर्ण देश बन जाएगा। इकोनॉमिक प्री कंडीशंस शीर्षक के तहत रिपोर्ट में कहा गया है कि एक तीव्र विकास के रास्ते पर जाने के लिए भारत में भारी निवेश, बचत, अधिक उत्पादकता, मानव श्रम का अधिक उपयोग और अधिक निर्यात जैसे पहलों पर ध्यान देने की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट पुश शीर्षक के तहत निवेश की बात कही गई है जिसमें कहा गया है कि पूंजी दक्षता में सुधार और निजी क्षेत्र की मजबूत बैलेंस शीट से भारत एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रहा है जहां अतिरिक्त निवेश से अधिक गति से रिटर्न मिलना चाहिए। और डेमोग्राफिक्स शीर्षक के तहत कहा गया है कि पूंजी के बेहतर इस्तेमाल के लिए भारत की जनसांख्यिकीय विकास एक महत्वपूर्ण कारक साबित हो सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत के विकास पथ पर आगे बढ़ने की दिशा में कौन कौन से जोखिम हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। मसलन अनिश्चित वैश्विक विकास, आर्थिक लोक लुभावनवाद में वृद्धि, नीति में जड़ता और अस्थिर पड़ोस। बार्कलेज ही नहीं बल्कि कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की तरफ से गाहे बगाहे इस बात की तस्दीक करती रही गई है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मंच पर तेजी से उभरती हुई एक अर्थव्यवस्था है और वैश्विक विकास में भारत आने वाले दशकों में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो चलिए अब आज के फोकस में अपने दोनों मेहमानों के साथ जुड़ते हैं और आपसे उनका परिचय कराते हैं। प्रोफेसर अनिल कुमार जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हैं, आपका बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। और शिशिर सिन्हा जी जो कि वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं, बिजनेस लाइन के साथ जुड़े हैं। शिशिर, आपका भी शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। अनिल सर, आप ही से शुरुआत करते हैं। वो फंडामेंटल्स की 3 मुख्य बातें इंडियन इकोनॉमी के फंडामेंटल्स की जो उसे बाकी देशों से अलग करती हैं, और क्यों एक के बाद एक जो एजेंसीज हैं, वर्ल्ड बैंक या फिर IMF के साथ साथ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, और लगातार पॉजिटिव रिपोर्ट्स भारत के बारे में दे रही हैं। पहले ऐसा ट्रेंड शायद हमने नहीं देखा था। देखिए, मैं तो ये समझता हूं कि इसका सबसे बड़ा कारण 2014 के बाद जो एक स्थिर सरकार इस देश में आई, और स्थिर सरकार के साथ साथ जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो केवल और केवल विकास की ओर आकर्षित को बिंदु बनाकर वो उस तरह की पॉलिसीज को अपनाया गया। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हमारे टोटल GDP में बहुत कम योगदान होता था, तो सरकार की प्राथमिकताओं में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने के लिए सबसे पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिससे कि बिजनेस इस देश में करना आसान हो। उसके बाद मेक इन इंडिया का कैंपेन पूरे वर्ल्ड में जिस तरह से लॉन्च किया गया और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया गया। लेकिन इन्वेस्टमेंट खाली नारों से अट्रैक्ट नहीं होता है, उसके साथ साथ जो स्कीम्स उसमें मुख्यतः प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्लान, जिससे कि जो यहां पर बनाए तो उनकी प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव हो, और साथ में जो डायरेक्ट टैक्स में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया गया, डायरेक्ट टैक्स कम किया गया। जी जी, एक बहुत बड़ा मैं समझता हूं कि ये एक फैक्टर था। और दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है हमारी विकास दर को पूरे साल बर साल इसको आगे ले जाने का, वो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट का पिछले 5 सालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो जोर रहा है, जो स्पेंडिंग हुआ है, उसकी वजह से एक तो उत्पादन करने में सुगमता भी आई है, और इस तरह के जो स्पेंडिंग होती है उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। जितना पैसा हम खर्च करते हैं उसका तकरीबन 3 गुना उसका प्रभाव विकास दर में देखने को मिलता है। और आज हम देख रहे हैं जो पिछले 4 सालों से, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की बात हो, चाहे वो कैपेक्स में इन्वेस्टमेंट हो, साल पर साल जो हम इसमें इन्वेस्टमेंट की जो दर कैपेक्स की बढ़ाते गए, और पिछले 4 सालों में तकरीबन डबल हमने कर दिया। तो मैं समझता हूं इसका नतीजा है कि आज हमारा देश विश्व की जो मेजर इकोनॉमीज हैं उसमें फास्टेस्ट डेवलपिंग वर्ल्ड बन के उभरा है, जिसमें लोगों का, बाहर के इन्वेस्टर्स का भी कॉन्फिडेंस है, और वो कॉन्फिडेंस पॉलिसीज की स्टेबिलिटी का है, और वो स्टेबिलिटी और केवल एक स्थायी सरकार, और स्थायी सरकार के साथ साथ जो उनका जो फोकस है ऑन दी डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, मेरे को लगता है ये सबसे बड़े कारक है कि आज हम इस पायदान पर खड़े। प्रोफेसर साहब, मैं आऊँगा चैलेंजेस की तरफ भी, लेकिन शिशिर जी, एक के बाद एक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, बार्कलेज से पहले आपने देखा मूडीज, उसके पहले फिच, बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज ने भारत के विकास दर का अनुमान में बढ़ोतरी की। भारत ने ऐसा सही क्या किया कोरोना के बाद और बदलती हुई भू राजनीतिक परिस्थितियां जो हम देख रहे हैं, जो अभी इसे ब्राइट स्पॉट बनाती हैं, सभी लोगों को पॉजिटिव आउटलुक दिखाई दे रहा है? देखिए, सही की बात है। जो सबसे अहम बात है कि नीतियों में स्थायित्व है, ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि देखिए कोई भी निवेशक, चाहे वो देसी हो या विदेशी हो, वो किसी भी तरीके की अनिश्चितता नहीं चाहता है, और उसके निवेश का फैसला इसी बात पर निर्भर करता है कि शॉर्ट टर्म हो, चाहे मीडियम टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, इनमें नीतियों पर किस तरह की स्थिति है। और ये हमारे लिए एक अच्छी बात रही है कि पिछले 9 वर्षों में हमने नीतियों में स्थायित्व देखा है। दूसरी बात यह है कि जहां तक सुधार की बातें हैं, चाहे वो आर्थिक सुधार की किसी भी मोर्चे पे आप देख लें, या फिर विदेशी निवेश की हम लोग बात कर ले, वहां पर हमने जिस तरह से नीतिगत पहल देखी है, वो भी एक भरोसा दिलाते हैं निवेशकों को कि आप यहाँ पर पैसा लगा सकते हैं, आपको मुनाफा हो सकता है, आपको एक लंबे समय में ज्यादा फायदा हो सकता है। और तीसरी बात, दुनिया में जिस तरह की अनिश्चितता है, उस अनिश्चितता में एक साख की बहुत बड़ी जरूरत है। और भारत में जिस तरह से महामारी के दौरान वैश्विक जो समुदाय को जिस तरीके से मदद की, उसने इसकी साख बढ़ाने में मदद की है। तो चाहे वो नीतियों के स्थायित्व की हम लोग बात करें, नीतिगत पहल की बात कर लें, और या फिर साख की बात कर लें, तीनों का संयोग
महामारी के बाद जो है वो हमारे लिए काफी बेहतर रहा है, और यही वजह है कि निवेशकों का एक विश्वास है, भरोसा है भारतीय अर्थव्यवस्था पर। प्रोफेसर साहब, निवेशकों का भरोसा तो एक बात है, लेकिन क्या भारत पे भरोसा बढ़ा है क्या? जिस तरह से हम वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कल ही बोला डिफेंस के ऊपर कि हम आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें, तो ये जो फोकस है कि भारत को अपने आप में विश्वास करना चाहिए और उसके बाद फिर दुनिया भारत की ओर देखेगी, ये ट्रेंड बदला है क्या? जी हाँ, आज हम देखते हैं तकरीबन 80 करोड़ लोग इस देश के गवर्नमेंट की स्कीम के साथ जुड़ गए हैं और हमारे देश में विकास के साथ जुड़ गए हैं। तकरीबन 46 करोड़ बैंक अकाउंट खुले, नए बैंक अकाउंट खुले, नए घर लोगों को मिले हैं, सिलेंडर्स मुहैया कराए गए, मतलब तमाम 10 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट्स बनाई गई। तो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास अपने ऊपर कि हमारे देश में विकास हो रहा है, उस विकास को वो महसूस कर पा रहे हैं। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, जो भारत सरकार ने कोविड के तुरंत बाद आत्मनिर्भर भारत का कैंपेन और उसके साथ वोकल फॉर लोकल, कि हमारी जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए वन शुड फील प्राउड ऑफ इट, लेकिन खाली प्राउड होने से बात नहीं होती, उनको प्रोत्साहन भी करना होता है। और इसके लिए तमाम जितने तरह की, चाहे वो हैंडीकैप सेक्टर हो, चाहे वो आर्टिजन्स हो, उसको अलग अलग तरह की योजनाएं लगाई गई जिससे कि वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको बेच सकें, उनको सप्लाई चेन के साथ जोड़ा गया, उनको मार्केटिंग सपोर्ट दिया गया, उनका स्किल एनहांसमेंट भी किया गया। और साथ में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो एक कैंपेन, जो पॉलिसी सरकार ने लॉन्च किया, आज हम देखते हैं देश के कितने जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितने स्टेशन हैं, उनका तमाम जो फोकस है वो कि जो एक पर्टिकुलर जो यूनिक प्रोडक्ट्स हैं उस स्टेशन की, उस डिस्ट्रिक्ट की, उसके ऊपर जुड़ा हुआ है। और साथ में जुड़ने के साथ साथ जो तमाम आधारभूत सुविधाएं हैं बिजनेस को चलाने के लिए, उस प्रोडक्ट को प्रोत्साहित करने के लिए, वो आज मुहैया हो रही है। उसका रिजल्ट क्या है कि हमारे देशवासियों का भी, जो डोमेस्टिक यहाँ पर काम करने वाले हैं, उनको भी बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिला है। एमएसएमई सेक्टर का सरकार का जोर पिछले 4-5 सालों से हम देख रहे हैं। जिस तरह की स्कीम्स हैं, चाहे वो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी हो, चाहे वो दूसरे मार्केटिंग सपोर्ट हो, चाहे वो उसके प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को और स्किल्स को एनहांसमेंट करने की बात हो, उस सब दिशा में सरकार ने पीछे 5-6 सालों में काम किया है। तो कहीं ना कहीं उसका जो टोटल हम देखते हैं कि उसका जो रिजल्ट, उसका जो नतीजा है कि न केवल, जैसे शिशिर जी ने भी कहा, न केवल बाहर का जो निवेशक है वो इस देश में अट्रैक्ट हुआ है, बल्कि जो डोमेस्टिक यहाँ पर है, हमारे देशवासी हैं, उनका भी इस देश में विश्वास, इस देश के विकास में विश्वास और इस देश के विकास में भागीदार बनने का सपना वो संजो कर आगे बढ़ रहा है। शिशिर जी, लेकिन चैलेंजेस की बात करें, आरबीआई गवर्नर साहब कहते हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस हों या फिर हमारी जो अनइवन मॉनसून हो, भू राजनीतिक परिस्थितियां हैं, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, एक्सपोर्ट के लेवल पे कुछ परेशानियां हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं 6, 6.5 तो चलो ठीक है, लेकिन 8% करने के लिए भारत को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या कुछ सही करते रहना होगा भारत को जिससे कि यहाँ से कम हम और नीचे न जाएं? देखिए अजय, सबसे पहले तो चुनौतियों की बात करें, आपने जिन 2 चुनौतियों का जिक्र किया, कच्चा तेल हो चाहे वैश्विक अनिश्चितता हो, उसके साथ साथ एक बड़ी चुनौती ये भी है कि भारत में जो निजी क्षेत्र का निवेश है वो उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा है। ये एक सच्चाई है जिसे सरकार भी स्वीकार करती है कि जितना वो निवेश कर रही है उतना निजी निवेश जो है उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा है। तो आपको घरेलू मोर्चे पे एक बात पर ज्यादा ध्यान देना है कि निजी निवेश को और किस तरीके से प्रोत्साहित किया जाए। देखिए एक बात तो साफ है कि केवल कर में रियायत दे करके आप निजी निवेश नहीं ला सकते हैं, उसके लिए और भी बहुत सारे कदम आपको उठाने होंगे। अब जैसे निजी निवेश को लाने की बात है, उनकी सबसे बड़ी जो बात होती है कि राज्य और केंद्र के बीच में किस तरीके से एक जो है वो एका दिखे, समन्वय दिखे। वो समन्वय सबसे बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब अलग अलग पार्टियों की सरकार होती है तो इसमें समन्वय में कहीं ना कहीं एक परेशानी आती है। दूसरी बात है कि जहां तक सवाल कच्चे तेल का है, देखिए हमें जितने ज्यादा हम नए और जो ऊर्जा के नए स्रोत हैं जो गैर परंपरागत हैं उनके ऊपर अगर हम बढ़ते हैं तो वो हमारे लिए काफी हद तक फ्यूल सिक्योरिटी दे सकते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी दे सकते हैं। तीसरी बात है कि निर्यात की जहां तक बात है, नए बाजार कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हमारे लिए बढ़ाने की गुंजाइश है।
कुछ जगहों पर हमें कामयाबी मिली है। अफ्रीका की अगर हम लोग बात कर ले या दूसरे देशों में कई देश जो पारंपरिक बाजार नहीं रहते हैं, वहां पे कामयाबी मिली है। अगर हम इस तरह के कदम उठाते हैं, पहला निजी निवेश को किस तरीके से प्रोत्साहित करना है, समन्वय ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो इसकी कोशिश करनी है, नए बाजार तलाशने हो और ईंधन के नए गैर पारंपरिक स्रोतों को ढूंढना हो। ये चीजें ऐसी हैं जो आगे चल करके हमें विकास में और मदद करें। जोसेफ साहब, चलते चलते इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो एक बड़ा चैलेंज है बड़ी इकॉनमीज के लिए भी और थोड़ा बहुत भारत के लिए भी। हालांकि अभी हम देख रहे हैं कि वो कंफर्ट लेवल के आसपास आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी संख्या में इम्पैक्ट करता है, खासतौर पर गरीबों को। इन्फ्लेशन पर आगे की राह आरामदायक रहे, सरकार को क्या करना पड़ेगा? देखिए, जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम वैश्विक महंगाई देख रहे हैं, उसमें हमारा कोई ज्यादा कंट्रोल नहीं है। जी। लेकिन उस चैलेंज को सामने रखते हुए हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, उसने हमेशा ये कोशिश की है और हम पिछले 4-5 सालों से देख रहे हैं, जब इस देश में लिक्विडिटी की जरूरत थी तो बैंक रेट्स को कम किया गया, और जब लगा कि अब इन्फ्लेशन की दर बढ़ रही है तो बैंक का जो रेट है उसको धीरे धीरे बढ़ाया गया। लेकिन अब पिछले 3 या 4 छमाही से हम देख रहे हैं कि वो स्टेबल है। लेकिन हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की उस पर लगातार नजर बनी हुई है। जैसे ही उनको लगेगा कि हमारी इन्फ्लेशन की जो दर, हमारी जो टॉलरेंस लिमिट है, उससे आगे जा रही है, तो आरबीआई उसमें इफेक्टिव ढंग से इंटरवेंशन करेगा। लेकिन अभी जो आज हम जो महंगाई की दर देख रहे हैं, मेरे को लग रहा है वो तकरीबन टेम्परेरी भी है। कभी फूड प्राइसेस बढ़ते हैं, ये सीजनल भी हो जाता है, किसी महीने में बढ़ गए फिर उसके बाद वो स्टेबल हो गए। तो मेरे को लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि हमारे पास फॉर्चुनेटली जो रेगुलेटर है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज हैं वो हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से काफी प्रभावी रही है इस देश में विकास को और महंगाई दर के बीच में एक बैलेंस करने के लिए। और मेरे को लगता है कि वो बैलेंस भी ठीक ढंग से बना हुआ है। प्रोफेसर अनिल कुमार, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। शिशिर जी, आपका भी शुक्रिया सुबह सुबह इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल आज जो रिटेल महंगाई दर के आंकड़े जारी होने वाले हैं शाम 5 बजे, उस पर हमारी निगाह रहेगी। देखेंगे कि क्या ये 5% से नीचे आता है या उसके आसपास बना रहता है। तो फिलहाल आज के इकॉनमी टुडे में सिर्फ इतना ही। आगे है न्यूज़ एट 10 कृतिका भारद्वाज के साथ। देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।